नमस्कार दोस्तों, मैं साबिता ठाकुर एक बार फिर से हाजिर हूँ ग्रीन टीवी का बेहद खास कार्यक्रम बातें खेती की लेकर। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का विषय है गेहूं की खेती और इसी पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जयप्रकाश सिंह डबास। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर डबास जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सविता जी। तो डबास जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि गेहूं की खेती जब कोई किसान करने जाता है तो उसके लिए सबसे बड़ी चिंता जो होती है वो है भूमि। कौन सी भूमि का चुनाव करे जिसमें वो अपनी फसल लगाए, जो भूमि उसकी फसल के लिए लाभदायक हो। सर, जानना चाहूँगी आपसे कि गेहूं की फसल के लिए कौन सी भूमि अच्छी उचित होती है। गेहूं हमारे देश की प्रमुख खाद्य फसल है और ऐसी खाद्य फसल है जो कि रबी मौसम में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में उगाई जाती है। और ये एक ऐसी फसल है जिसका उत्पादन हमारे देश में काफ़ी मात्रा में होता है। और पिछले अगर हम हरित क्रांति की बात करें तो उसकी शुरुआत भी गेहूं से ही हुई थी। बिल्कुल। क्योंकि पहले हमारा उत्पादन काफ़ी कम था, लेकिन गेहूं के अंदर कुछ ऐसी बौनी किस्में पूसा संस्थान ने विकसित की जिनके अपनाने से और सही मात्रा में खाद और पानी देने से हमारे देश में गेहूं के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, जिसे हमें हरित क्रांति का नाम दिया। तो इस हरित क्रांति के बाद ही हमारी खाद्य समस्या का समाधान हो पाया। बिल्कुल। जब हम गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं का जो पैदावार है हमारे पूरे देश में होती है। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक गेहूं उगाया जाता है, लेकिन हर क्षेत्र में अलग अलग किस्म का गेहूं उगाया जाता है और वहाँ की जो परिस्थिति के अनुसार अलग अलग किस्म की किस्में हैं जी। अब मैं बात करूँगा, जैसे आपने भूमि की बात की, गेहूं का उत्पादन लेने के लिए हमें जो दोमट मिट्टी है वो सबसे अच्छी रहती है, जिसका पीएच मान, जिस भूमि का पीएच मान 6.5 से 8 तक हो तो अति उत्तम है। लेकिन इससे ऊपर और नीचे भी होता है तो भी हम कुछ प्रबंधन करके गेहूं की किस्में उगा सकते हैं, गेहूं की फसल उगा सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि मिट्टी जो इसके लिए है वो दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। लेकिन इसके अलावा कोई भारी मिट्टी होती है तो उसमें भी हम गेहूं की खेती करते हैं। लेकिन जब उसमें खेती करते हैं तो कुछ ऐसी कृषि क्रियाएं हैं जिसमें हम थोड़ा बदलाव करते हैं, जिससे कि हमारा उत्पादन पूरा मिलता है। और जो रेतीली ज़मीन है राजस्थान की, वहाँ पे भी हम गेहूं की खेती करते हैं, तो वहाँ पे भी हम थोड़ा बदलाव कर लेते हैं जिससे कि हमें पूरा उत्पादन मिल सके। लेकिन जहाँ तक अगर मिट्टी की अच्छी बात कहें तो वही कहेंगे दोमट मिट्टी, जिसके अंदर जीवांश तत्वों की मात्रा खूब अच्छी हो। और आजकल जीवांश तत्वों की मात्रा घटती जा रही है, तो मैं इस बात का विशेष जोर दूँ अपने किसान भाइयों को कि हमें अधिक से अधिक मात्रा में देसी खादों का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वो गेहूं की फसल हो चाहे दूसरी फसल हो, जिससे कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे और हम कोई भी फसल लें तो अच्छी आए। और यह बात गेहूं पर भी बराबर लागू होती है। और सर, जैसा कि आपने बोला कि भारत के हर एक हिस्से में गेहूं की खेती होती है, चाहे वो कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो। तो सर, हर हिस्से में खेती होती है, हर जगह पे अपना अपना क्षेत्रफल है, हर जगह का अपना तापमान अलग अलग है, मिट्टी भी अलग अलग है। तो सर, एक किसान अगर तमिलनाडु में है या फिर वो नॉर्थ में है इंडिया के, तो वो कैसे अपनी भूमि की तैयारी करेगा? जहाँ तक भूमि की तैयारी की बात है, भूमि की तैयारी चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे बिहार में हो, किसान को एक जैसी ही करनी है। भूमि की तैयारी का हमारा तात्पर्य ये है, जब हम भूमि खेत का चुनाव कर ले, इसमें गेहूं लगाना है तो उसकी अच्छी से जुताई करें, जिसके अंदर खरपतवार ना रहे, जो भी पहले पौधे जमे वो नष्ट हो जाए और साथ ही साथ में जो मिट्टी है वो अच्छी बन जाए। लेकिन एक और मैं बात आपको बता देता हूँ कि बहुत से हमारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे गेहूं और धान का फसल चक्र अपनाया जाता है जी। और कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ पे धान की कटाई लेट हो जाती है और गेहूं की बुआई में देरी होती है। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए हम खेत की तैयारी के लिए, उसकी जुताई के लिए नहीं बोलते हैं, बल्कि हमने एक अलग किस्म की मशीन तैयार की है जो कहते हैं जीरो सीड ड्रिल। क्योंकि बगैर जुताई किए ही हम सीधे अगर गेहूं की बुआई करते हैं तो हमें ज़्यादा लाभ मिलता है, तो समय बच जाता है, पैसा बचता है, एनर्जी बचती है और किसान को उत्पादन बराबर मिलता है। तो हमें हर परिस्थिति के अनुसार हमें खेत को अलग अलग से देखना है कि हम कौन सी परिस्थिति में गेहूं की खेती कर रहे हैं। अगर हमारे पास समय है, खेत खाली है, तो हमें उसको जुताई करके अच्छी तरह तैयार करना चाहिए, खरपतवार बिल्कुल नष्ट करने चाहिए और यह देखना चाहिए खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए बुआई के समय। अगर नमी पर्याप्त नहीं होगी तो आप जो बीज का प्रयोग करोगे वो पूरा उग नहीं पाएगा, और जब बीज पूरा नहीं उग पाएगा तो किसान का बीज लग जाएगा, उगेगा नहीं तो उसको उत्पादन नहीं मिल पाएगा। और पौधों की संख्या खेत में पर्याप्त नहीं होगी तो पर्याप्त उत्पादन नहीं मिलेगा जी। तो सर, जैसे आपने कहा कि फसल की कटाई कभी कभी लेट हो जाती है और खेत में वो फसल लगाने में देरी हो जाती है, तो उस वक्त क्या किया जाए? अब मैं आपसे जानना ये चाहूँगी कि प्रजाति का चुनाव अगर कर रहा है किसान, उसे गेहूँ लगाना है, वो उसकी प्रजाति का कैसे चुनाव करे? कौन कौन सी प्रजातियाँ बेहतर हैं गेहूँ की? मैं आपको बता दूं, जब गेहूं की हम प्रजातियों की बात करते हैं जी,
तो जो अनुसंधान करता है या जो कृषि अनुसंधान तंत्र है जी, उन्होंने गेहूं की बहुत सारी किस्में निकाली और वो जो किस्में हैं वो अलग अलग परिस्थिति के अनुसार अलग अलग किस्म है जी, जैसे सिंचित क्षेत्रों के लिए अलग किस्म है, समय से बुआई के लिए अलग किस्म है, देरी से बुआई के लिए अलग किस्म है। जब अगर हम बात करते हैं उत्तर भारत की जहाँ हम बैठे हैं जी, तो इनके लिए जो किस्में हैं उनमें जो सबसे अच्छी किस्म है वो HD 2967 जी, यानी कि HD 2967। और ये जो किस्म है इसकी समय से बुआई के लिए बहुत ही अच्छी किस्म है और इसकी बुआई इन क्षेत्रों में नवंबर के प्रथम सप्ताह में शुरू करके और इसकी बुआई हम 20-25 नवंबर तक कर सकते हैं। लेकिन उससे देरी होने पे हमें किस्म का बदलाव कर देना चाहिए। जो दूसरी किस्म है जो समय की बुआई के लिए है वह HD 3086 जी, ये भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई है और हाल ही में रिलीज हुई है और ये भी काफ़ी अच्छी किस्म है। इसके अलावा कुछ किस्में ऐसी हैं जो करनाल से निकली हैं, जो एक हमारा गेहूं का संस्थान है करनाल के अंदर, वहाँ से निकली हैं। जैसे PBW 17 नंबर है जो बहुत अच्छी किस्म है, PBW इसके अलावा 621-50 है जी, वो भी काफ़ी अच्छी किस्म है। इसके अलावा PBW 502 जो पंजाब से निकली है, PBW 550 जो हमारे पेरियो लुधियाना से निकली है, ये किस्में समय से बुआई के लिए काफ़ी अच्छी हैं। अगर पिछली किस्मों की बात करें तो उसमें भी HD 3059 एक अच्छी किस्म है जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा निकाली गई है। जी, जी, इसके अलावा राजस्थान से 3765 ये भी एक अच्छी किस्म है। इसके साथ साथ में कुछ पंजाब से वैरायटी किस्में निकली हैं जिसमें प्रमुख है PBW 1021 ये काफ़ी अच्छी किस्म है और ये बड़ी अच्छी चलती है। UP 24-25 भी उत्तर प्रदेश से निकली है, एक अच्छी किस्म है जो चल सकती है। PBW 373 देरी सी बुआई में बहुत अच्छी किस्म है जो चल सकती है। राजस्थान की 3765 काफ़ी अच्छी किस्म है। ये जो किस्में मैंने बताई ये देरी से लगाने वाली किस्में हैं जो देरी से लगाने पे भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं, तो इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद और जानेंगे गेहूं की प्रजातियों के बारे में। छोटा सा ब्रेक। 3 मोटे मोटे किस्म के उपचार हमें गेहूं की फसल के लिए लगाने से पहले सोचने पड़ते हैं, लेकिन तीनों उपचार सभी जगह नहीं किए जाने चाहिए। दीमक का उपचार तो वहीं करें जहाँ दीमक का प्रकोप है। अगर दीमक का प्रकोप नहीं है तो आप दवाई का प्रयोग ना करें। जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ग्रीन टीवी के बेहद खास कार्यक्रम बातें खेती की में। दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं गेहूं की खेती के बारे में। तो डबास जी, किसान ने जब भूमि का चुनाव कर लिया, भूमि की तैयारी कर ली, तो अब बारी आती है कि वो गेहूं की प्रजातियों का चुनाव करे। तो कौन कौन सी प्रजातियां बेहतर है किसानों के लिए अच्छी उपज के लिए? कुछ हमारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे पानी का जो वाटर टेबल ऊपर है जी। और पानी का वाटर टेबल ऊपर आने से वहाँ पे जो सैलिनिटी है यानी कि जो नमक की मात्रा है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए अलग किस्में हैं, उसमें जो KRL-14 है, इसी तरह KRL 219 है, 210 है। तो वो ऐसी परिस्थितियों में इन किस्मों का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलता है, किसान भाई ज़्यादा अच्छा खेती कर सकते हैं, तो ये किस्मों का उगा सकते हैं। अब मैं बात करूँगा कि हमारे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जिनको हम कहते हैं पूर्वी मैदानी गंगा के भाग, तो आजकल यहाँ पे भी गेहूं की काफ़ी अच्छी खेती हो रही है, किसान काफ़ी अच्छी रुचि ले रहे हैं। तो इनके लिए जो किस्में हैं वो बिल्कुल अलग किस्में हैं। अच्छा। और यहाँ पे जो बुआई होती है वो 15 दिन बाद, यानी कि अगर उत्तर भारत में 1 नवंबर से बुआई शुरू हो जाती है तो उन क्षेत्रों में जो बुआई जो है वो 15 नवंबर के बाद ही शुरू होगी और वो पूरे 15 दिसंबर तक चलती है, तो उसको हम देख सकते हैं। तो वहाँ के लिए जो किस्में हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो उन किस्मों की अगर हम बात करें तो उसमें HD 2985 एक बहुत अच्छी किस्म है जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा निकाली गई है। इसके साथ साथ में राजस्थान से एक वैरायटी निकली है 4229, वो भी काफ़ी अच्छी किस्म है, उसको भी लगा सकते हैं। और ये जो किस्में हैं ये उत्तर पूर्वी मैदानी भागों के लिए रिकमेंडेड है। इसके अलावा जो किस्म है वो राज 4120 है जो कि राजस्थान से निकली है, वो किस्म भी काफ़ी अच्छा चलती है। कुछ किस्में ऐसी हैं जो कानपुर से निकली हैं, जैसे K307 है, या एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की दूसरी किस्म है HD 2824, ये भी काफ़ी अच्छी किस्म है। और ये जो किस्में मैंने बताई हैं जो उत्तर पूर्वी भारत के लिए, ये समय से बुआई वाली है। जब हम देरी से बुआई की बात करते हैं तो पूसा संस्थान की किस्म है HD 2643, जिसको गंगा के नाम से बोलते हैं। ये बड़ी अच्छी पैदावार देती है। अगर इसकी देर से बुआई होती है तो देर से बुआई करने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और एक और किस्म है HD 2888, ये भी पूसा संस्थान से निकाली गई है, ये भी देरी से बुआई करने में काफ़ी अच्छी पैदावार दे सकती है। और कुछ किस्में ऐसे हैं जैसे गोमती है, इंदिरा है, ये कानपुर से निकली गई हैं, ये भी अच्छी किस्में हैं और अच्छी पैदावार देती हैं।
उत्तर पूर्वी मैदानी भागों में देरी से बुआई करने में जी। और मैं एक और किस्म बताना चाहूँगा जो काफ़ी पुरानी किस्म पूसा संस्थान की ही है 2733 जी। इसका उत्पादन भी उत्तर पूर्वी मैदानी भागों में लिया जा सकता है। इसके अंदर फुटाव बहुत होता है जी। कम बीज डालने पे अच्छी पैदावार देती है, इसकी पैदावार भी अच्छी है। तो इस किस्म का प्रयोग भी अभी भी उत्तर पूर्वी मैदानी भागों में काफ़ी अच्छा हो रहा है और इससे किसान भाई काफ़ी लाभ कमा सकते हैं। तो ये किस्में हैं जो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे गेहूं के लिए बहुत अच्छी किस्में हैं जो किसानों को बहुत फायदा देंगी। फायदा दे। हमारा काफ़ी बड़ा क्षेत्र ऐसा है जो गुजरात में है या राजस्थान के जो आपका मैं कहूँगा दक्षिणी भाग है उसमें है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पे भी गेहूं की अच्छी खेती होती है। तो इन क्षेत्रों के लिए कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तो इन क्षेत्रों की जो किस्में गेहूं की वो अलग किस्में हैं। मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। इसमें दोनों किस्म का गेहूं होता है, ड्यूरम भी होता है और एस्टिवम भी होता है। ड्यूरम जो है वहाँ का ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि वहाँ पे प्रोसेसिंग के उससे ज़्यादा लाभ मिल सकता है। तो पहले मैं ड्यूरम की किस्मों की बात करूँगा। इसमें HI 8713 एक अच्छी किस्म है जो बहुत ही अच्छी किस्म है। एक किस्म है MPO 1215, ये भी ड्यूरम की किस्म है, बहुत अच्छी है। पूसा संस्थान की किस्म है मालव शक्ति, ये बहुत ही अच्छी किस्म है। ये इंदौर के हमारे पूसा संस्थान का जो सेंटर वहाँ से निकाली गई है। और ये जो हमारे मैं कहूँगा सेंट्रल इंडिया यानी कि जो मध्य भारत है उनके मैदानी भागों में या उनके मध्य भारत में इसकी पैदावार काफ़ी अच्छी हो सकती है। और क्योंकि ड्यूरम की है तो ये इंडस्ट्री बेस में बहुत अच्छा काम आ सकती है, खासकर पास्ता बनाने में, दूसरी चीज़ों में। तो प्रोसेसिंग में इनका बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। इसके अलावा एक और वैरायटी है HI 8381, ये भी पूसा संस्थान की वैरायटी है, हमारे इंदौर के अंदर से निकाली गई है। ये काफ़ी अच्छी किस्में हैं। जहाँ तक गेहूं की बात आती है और चपाती वाले गेहूं की बात आती है जिसको हम एस्टिवम बोलते हैं, उसमें HD 2932 एक बहुत ही अच्छी किस्म है जो पूरे मध्य भारत में ली जा सकती है। इसके साथ साथ में HI 1544 भी एक अच्छी किस्म है जो हमारे इंदौर सेंटर से निकाली गई है और अच्छी पैदावार देती है। GW 322 जो गुजरात की किस्म है ये काफ़ी अच्छी चलती है। तो इन किस्मों को भी लगाया जा सकता है। तो जो मध्य भारत के लिए जो देरी से बुआई वाली किस्में हैं उनमें HI 1531 बहुत अच्छी किस्म है। HI 1500 ये भी एक अच्छी किस्म है और ये अच्छी पैदावार देती हैं, अच्छी आ सकती हैं। और ये वर्षा आधारित क्षेत्रों में भी हो सकती है जहाँ पानी कम है उसमें भी काफ़ी अच्छी पैदावार देती हैं। और इसके अलावा एक हमारी किस्म है मालव रत्ना, ये ड्यूरम की है, ये भी कम पानी में अच्छी पैदावार दे सकती है और देसी बुआई में भी अच्छी पैदावार दे सकती है। और एक किस्म है HW 2004, ये भी किस्म एक अच्छी पैदावार दे सकती है। तो ये मोटी मोटी किस्मों की जो मैंने बात की जो गेहूं के जो गेहूं उगाने वाले प्रमुख राज्य हैं उन सभी को कवर किया जा सकता है। जैसे राजस्थान है, यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है, तो ये सभी कवर हो जाते हैं। दक्षिण भारत की जगह हम बात करते हैं HD 2987 एक बहुत ही अच्छी किस्म है जिसको हम लगा सकते हैं, जो पूसा संस्थान की किस्म है। WHD 948 भी एक अच्छी किस्म है जो दक्षिण भारत में लगाई जा सकती है। MACS 6222 गेहूं की बहुत ही अच्छी किस्म है जो दक्षिण भारत में लगाई जा सकती है। तो ये किस्में ऐसी जो दक्षिण भारत में लगाई जा सकती हैं। मैंने आपसे बात की थी डाइकोकम की गेहूं की। तो जो डाइकोकम की वैरायटी है उसमें SACS 2971 एक बहुत अच्छी किस्म है जिसको दक्षिण भारत में लगाया जा सकता है। इसी तरह DDK 1029 एक अच्छी किस्म है डाइकोकम गेहूं की जिसको लगाया जा सकता है। DDK 1025 भी एक अच्छी किस्म है डाइकोकम गेहूं की जिसको हम दक्षिण भारत में लगा सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो ये मोटी मोटी गेहूं के बारे में बातें हैं जो हम कर सकते हैं। सर आगे जानना चाहूँगी आपसे कि बीज का उपचार कैसे किया जाए। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, बीज का उपचार। जब हम बीज के उपचार की बात करते हैं उसमें 2-3 बातें आती हैं। एक तो उपचार करना होता है जीवाणु खाद से, बिल्कुल। एक उपचार करना होता है हमें फफूंदीनाशक दवाई से और एक उपचार करना होता है कई बार सभी हमें हर जगह नहीं कि जहाँ पे दीमक का प्रकोप अधिक है तो वहाँ पे दीमक के लिए उपचार करना पड़ता है। तो ये 3 मोटे मोटे किस्म के उपचार हमें गेहूं की फसल के लिए लगाने से पहले सोचने पड़ते हैं। लेकिन तीनों उपचार सभी जगह नहीं किए जाने चाहिए। दीमक का उपचार तो वहीं करें जहाँ दीमक का प्रकोप है। अगर दीमक का प्रकोप नहीं है तो आप दवाई का प्रयोग ना करें। लेकिन बाकी दोनों उपचार हैं जो जीवाणु खाद का है या फफूंदनाशक दवाई का है वो दो सभी जगह किया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज ये आपने देखा है कि कई बार बहुत सारी बीमारी जो बीज से ही आती हैं वो तभी रुक पाएंगी जब हम बीज का उपचार करें। बिल्कुल। और जब जीवाणु खाद की बात करते हैं तो जीवाणु खाद के टीके कुछ ऐसे हैं जो कम मात्रा में लगते हैं लेकिन उससे फसल को ज़्यादा लाभ मिलता है क्योंकि जो पोषक तत्व हैं वो फसल को आसानी से उपलब्ध हो पाते हैं। तो जब हम उपचार करते हैं तो सबसे पहले हमें उपचार करना चाहिए। अगर हमारे जिस क्षेत्र में दीमक भी लगती है, हमें बीमारी के लिए उपचार करना है और हमें जीवाणु खाद के लिए उपचार करना है
तो जो पहला उपचार होगा वो दीमक के लिए होगा जी। उसके लिए क्लोरोपाइरीफास दवाई आती है, उसकी लगभग 300 ml जो मात्रा है वो 1 क्विंटल गेहूं के लिए पर्याप्त है, यानी कि 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है जी। तो वो 1 हेक्टेयर के गेहूं के अंदर ये दवाई मिला दें और मिलाने के बाद गेहूं को छाया में सुखा दें। दवाई मिलाने से एकदम नहीं बोना है। सबसे पहला उपचार ये होगा। दूसरा जो उपचार होगा इस गेहूं का होगा कि फफूंदनाशक दवाई से होगा जी। फफूंद इसके इस उपचार करने के बाद लगभग 1 से 2 दिन बाद में हम इस गेहूं को फफूंदनाशक दवाई से उपचार करते हैं। उसके लिए 2 बातें आती हैं कि जो हमारे उपचार करने के लिए जहाँ पे कंडवा रोग ज़्यादा लगता है तो वहाँ पे या तो वीटावैक्स या कार्बनडाजिम इसका प्रयोग करना है और इसके लिए 2 से 3 ग्राम पर किलो बीज के हिसाब से दवाई की मात्रा का प्रयोग करना है और ये भी लगाना है जी। और बुआई से 1 दिन पहले हमें जीवाणु टीके का प्रयोग करना है जी। जीवाणु टीके 2 किस्म के होते हैं, एक तो हम पीएसबी जिसको कहते हैं फास्फोरस सोलाइजिंग बैक्टीरिया या फास्फोरस घुलनशील जीवाणु और दूसरा एजेटोबैक्टर। इन दोनों टीकों से उपचार करते हैं तो हमें फसल और अच्छी मिलने की संभावना रहती है, तो इससे उपचार किया जा सकता है। तो दोस्तों फिलहाल हमारे कार्यक्रम में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे गेहूं की फसल में सिंचाई की क्या प्रक्रिया होती है। छोटा सा ब्रेक। दिक्कत वो इसके समय में हमें पानी का सदुपयोग करना है। बिल्कुल। हर पानी की बूंद से ज़्यादा पैदावार लेनी है। बिल्कुल। वो तभी ले पाएंगे जब हम आधुनिक सिंचाई की विधियों को अपनाएं जी। तो उसमें सबसे पहले आती है ड्रिप विधि जी। लेकिन ड्रिप के हिसाब से फिर गेहूं की बुआई करनी पड़ेगी अगर ड्रिप अडॉप्ट कर रहे हैं तो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ग्रीन टीवी के बेहद खास कार्यक्रम बातें खेती की में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं गेहूं की खेती के बारे में। सर आपसे अब जानना चाहूँगी कि गेहूं की बुआई का समय आ चुका है, तो कैसे गेहूं की बुआई का क्या समय निर्धारित करे किसान, वो आप बता दीजिए। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। जब हमारा खेत भी तैयार हो गया, बीज का भी प्रबंध हो गया और बीज का उपचार हो गया तो बुआई की बारी आती है। बुआई की बारी आती है। लेकिन जो बुआई की बारी आती है एक्चुअली पहले हम कहते थे तारीख के हिसाब से, लेकिन जब से हमें तापमान रात का भी पता लग जाता है, सुबह का भी पता लग जाता है, मैक्सिमम पता लग जाता है, अधिकतम पता लग जाता है और न्यूनतम पता लग जाता है, तो हम इसका औसत निकालते तापमान जी। जब औसत तापमान 22 से 24 डिग्री के बीच आ जाए तो समझो हम अगेती गेहूं की बिजाई शुरू कर सकते हैं जी। लेकिन अगर सही तापमान जो कहा जाता है वो 20 से 22 के बीच में कहा जाता है, लेकिन क्योंकि आजकल कुछ ऐसी किस्में हमारे बहुत जल्दी तापमान गिरता है तो हम 22 से 24 के बीच में भी किसान शुरू कर सकता है। लेकिन उसमें केवल अगेती किस्मों की करे या कुछ हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, नमी है, वर्षाधारित क्षेत्र है, तो वहाँ पे अगर वो देर कर देगा तो नमी कम हो जाती है, तो उन क्षेत्रों में बुआई की जा सकती है। और उन क्षेत्रों के लिए किस्म अलग है, जैसे C306 एक किस्म है, ऐसे PBW 170 एक किस्म है। इनका प्रयोग हम वर्षाधारित क्षेत्रों के लिए करते हैं, खासकर उत्तर भारत के लिए, क्योंकि वर्षाधारित क्षेत्र में हमें नमी को बचा के रखना पड़ता है और बची हुई नमी पे ही हम गेहूं का उत्पादन लेते हैं जी। तो सर हमने बीज भी चुनाव कर लिया, जैसा कि आपने कहा, प्रजातियां भी हमने चुन ली, उपचार भी कर लिया, बुआई का समय हमें पता है, लेकिन बुआई की विधि किसान को नहीं पता है। तो सर बुआई की विधि क्या है इसकी? हमारे किसान भाई काफ़ी समय से गेहूं की खेती करते आ रहे हैं और गेहूं की जो पहले बुआई करते थे वो हम हल के द्वारा करते थे जी। जब हल के द्वारा करते थे तो हमारे जो किसान भाई बड़े ट्रेंड होते थे कि लाइन से लाइन की दूरी लगभग 22 से 24 सेंटीमीटर रहती थी। अब ट्रैक्टर आ गया है, मशीनीकरण हो गया है, बिल्कुल। तो एक तो बड़े किसान भाइयों को ये मैं कहना चाहूँगा कि बिखेर के गेहूँ ना बोए जी। खासकर जो वेस्टर्न यूपी है या कुछ पंजाब का क्षेत्र या कुछ हरियाणा का क्षेत्र भी है जहाँ पे लोग गेहूँ बिखेर के बोते हैं तो उसमें एक तो बीज की मात्रा ज़्यादा लगती है जी। दूसरा कहीं पे पौधे ज़्यादा होते हैं, कहीं पे कम होते हैं। तीसरा कई बार जब बरसात होती है खासकर पकने के टाइम में तो ऐसा गेहूँ गिरता ज़्यादा है जी। और ये कई बार एक समस्या आ रही है। तो एक तो अपने मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि गेहूँ की बुआई जो लाइन में करनी है, मशीन के द्वारा ही करनी है या हल के द्वारा करनी है जी। जब मशीन से करनी है तो उसमें जो दूरी है कूड़ से कूड़ के बिल्कुल ठीक आ जाती है और बीज की मात्रा भी सही होती है और बुआई करते समय नमी सही होना बहुत जरूरी है। तो ये तो आम बुआई की बात है, लेकिन कुछ खास बुआई की विधियाँ भी हैं जी, जिनकी मैं चर्चा करना चाहूँगा क्योंकि इसकी इन विधियों को तो किसान भाई जानते ही हैं। खास विधि ये है कि एक नई मशीन बनी है जिसको कहते हैं बेड प्लांटर। अच्छा। और बेड प्लांटर से अगर बुआई करते हैं तो एक बेड बनती है और बेड पे 3 खूड़ आते हैं, फिर एक नाली बनती है, फिर बेड बनती है, फिर बेड पे 3 खूड़ आते हैं। अच्छा। उसमें लाइन से लाइन की दूरी घट जाती है। अच्छा। वो 15 सेंटीमीटर के आसपास रह जाती है। अच्छा।
पानी जो किसान को लगाना है पूरे खेत में नहीं लगाना जी, वो केवल खूड में लगाना है। उसकी नमी जो है कि जो पौधे की जड़ों में पहुंच जाएगी, इससे पानी की बचत होती है और साथ साथ में उत्पादन भी अच्छा मिलता है। तो मैं ये अपने किसान भाई को क्या कहना चाहूँगा कि जहाँ पे भी पानी की कमी है, अधिकता है वहाँ पे भी जी, आप अधिक से अधिक क्षेत्रों में बेड प्लांटर से बुआई करें। इससे बुआई करने से आपको 30 से 40% पानी बचेगा, पैदावार अच्छी आएगी, खरपतवार कम होंगे, दवाई का प्रयोग कम करना पड़ेगा। और आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपके चलने के लिए जो नालियाँ बनी हुई हैं उसमें कोई पौधा नहीं होता है, उसमें चल सकते हैं। और बहुत से हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान ऐसे हैं जो गेहूं और गन्ने की बुआई करना चाहते हैं, गेहूं के बाद गन्ने की बुआई करना चाहते हैं। अच्छा। और गेहूं काटने के बाद जब गन्ने की बुआई करते देर हो जाती है जी। लेकिन इस विधि से अगर आपने गेहूं बोया है तो जो गन्ने का सही रिकमेंडेड टाइम बोने का है वो फरवरी का महीना है। अच्छा। तो फरवरी के महीने में खड़े गेहूं में आप गन्ने की बुआई कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो स्पेस बन जाता है। वो जो नाली है केवल उसमें आपको उसके पीस डालने हैं, जो गन्ने के पीस, और वो जब डालेंगे तो जब आपका गेहूं कटेगा तो आपका गन्ना उगा होगा जी। तो आपका जो गन्ना है जो 2 महीने बाद बुना था वो 2 महीने पहले बुझाएगा, और 2 महीने पहले ही नहीं बुझाएगा बल्कि जो उसके बोने में जो लागत लगनी थी वो भी कम लगेगी। बिल्कुल। और जब जल्दी बुएगा गन्ना, समय पे बुएगा और गेहूं कटने के बाद उसमें मिट्टी चढ़ेगी तो उसका उत्पादन भी अधिक होगा। उत्पादन बहुत अच्छा, तो पैसा बच गया, पानी बच गया, समय बच गया जी। और दोनों फसलें जो है अच्छी हो सकती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा एक तो बेड प्लांटर से बुआई जरूर करें। सर, आगे आप सब जानना चाहूँगी कि इसमें सिंचाई का क्या साधन होता है, क्या प्रावधान करना चाहिए? देखो, सिंचाई की जहाँ तक बातें हैं कि आजकल पानी की सबसे बड़ी कमी है। बिल्कुल। पूरे देश में कमी है, पूरे संसार में कमी है। आप देख रहे हो हमारे तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में रोज झगड़ा आती है कि पानी की दिक्कत है। बिल्कुल। तो इस दिक्कत व इसके समय में हमें पानी का सदुपयोग करना है। बिल्कुल। हर पानी की बूंद से ज़्यादा पैदावार लेनी है। बिल्कुल। वो तभी ले पाएंगे जब हम आधुनिक सिंचाई की विधियों को अपनाएं। जी। तो उसमें सबसे पहले आती है ड्रिप विधि। जी। लेकिन ड्रिप के हिसाब से फिर गेहूं की बुआई करनी पड़ेगी अगर ड्रिप अडॉप्ट कर रहे हैं तो। उसके बाद आता है फुहारा विधि, स्प्रिंकलर। तो जितनी भी खेत दोमट मिट्टी, जो ऐसी ज़मीन है जो रेतीली है, रेतीली दोमट है, वहाँ पे फुहारा सिंचाई विधि से अगर सिंचाई करते ज़्यादा अच्छी बात है। तीसरी बारी आती है कि जहाँ पे ये ऐसी स्थिति नहीं है, आप फुहारा नहीं है या आप सीधी आपने फ्लड इरिगेशन ही करना है, तो उस स्थिति में मैं अपने किसान भाई को कहना चाहूँगा कि गेहूं की बुआई बेड प्लांटर से करें जी, जिससे केवल नाली में पानी लगे और फसल को ज़्यादा लाभ मिले, कम पानी से आपको ज़्यादा पैदावार मिल जाए। बिल्कुल। और जहाँ पे ये स्कोप नहीं है तो वहाँ पे छोटी छोटी क्यारियाँ बनाएं पानी की लेने के लिए, बड़ी क्यारी ना बनाएं। अक्सर किसानों की आदत क्या हो गई है, पूरे खेत में एक जगह पानी खोल दिया, पूरा खेत भरने दो, शाम तक भर जाएगा तो उसके बाद बंद कर देंगे। उससे पानी ज्यादा जाता है, नुकसान ज्यादा होता है। और नुकसान खाली पानी का नहीं है, इससे फसल को भी नुकसान है। और बल्कि ये मिथ है तो भी ह्रास होता है, और ये मिथ है उनके अंदर कि ज्यादा पानी से फायदा होगा, वो फायदा होने वाला नहीं है। सही मात्रा में सही समय पे पानी फायदा देगा। जिसको जिस चीज की जितनी आवश्यकता है उसी ही देने से लाभ मिलेगा। तो मैं अपने किसान भाई को कहना चाहूंगा पानी का सदुपयोग करें, ढंग से उपयोग करें, जिससे आपको कम लागत से ज्यादा पैदावार मिल सके। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर डबास जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गेहूं की खेती के बारे में हमारे किसान दर्शकों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया अपने किसानों से बातचीत करने का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे किसानों इस बात को ध्यान से सुना होगा और वो गेहूं की उस तकनीक का अपनाएंगे जिसका पूरे देश को भी फायदा हो, उनको भी फायदा हो और पर्यावरण को भी फायदा हो और हमारे जो पानी की बचत हो। बिल्कुल, और पानी की बचत के साथ साथ उपज अच्छी ले सके किसान। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि गेहूं की खेती कैसे की जाती है और साथ ही गेहूं की खेती करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे कुछ और खेती की बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार।